ठीक है जी। तो पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आई थिंक सो मेरे ख्याल में जो है ये 8th नंबर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो जो इंटरनल एम्पलीफायर स्टेजेस हैं, द इंटरनल एम्पलीफायर स्टेजेस, जो इंटरनल एम्पलीफायर स्टेजेस हैं दैट मेक द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट मेक द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं, हैव वोल्टेज गेन्स, हैव वोल्टेज गेन limited by वोल्टेज गेन्स होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं बाय जंक्शन कैपेसिटेंसेस। जंक्शन कैपेसिटेंसेस की वजह से। लेकिन जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज होते हैं, although the differential amplifiers used in the ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज होते हैं, आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम or somewhat different from basic amplifiers, जो कि बेसिक एम्पलीफायर से डिफरेंट है। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ नो इंटरनल कपलिंग कैपेसिटर, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है हैज़ नो इंटरनल कपलिंग कैपेसिटर्स। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके अंदर तो कोई अंदर इसके सर्किट के जो कपलिंग कैपेसिटर्स नहीं होते, लेकिन हाउएवर therefore the low frequency response, the low frequency response extends, तो जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वो एक्सटेंड होता है डाउन टू DC ऑफ 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज तक। जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है। ये जो जितने स्टूडेंट्स हैं ना, अभी ये लेक्चर ख़त्म होता है ना, तो ये ज़रा मुझे जो इन्होंने लेक्चर नोट किया है ना, इसकी ज़रा मुझे PDF बना के भेजें ज़रा, कि कौन कौन जो है वो लेक्चर नोट कर रहा है, ज़रा मुझे पता लगे। ठीक है, इसकी PDFs जो हैं आज के लेक्चर की वो मुझे बना के भेजें, कि आप लोग जो हैं वो डमी यहाँ पर ऑनलाइन हुए होते हैं।
ठीक है जी। तो जो इंटरनल स्टेजेस हैं ये किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर को बनाती हैं, जिसमें जो वोल्टेज गेन है वो लिमिटेड होते हैं बाय जंक्शन कैपेसिटेंसेस, यानी कि वो जंक्शन के अंदर जो कैपेसिटर सर्किट के अंदर जो कैपेसिटेंसेस लगी होती हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, वो कुछ हद तक डिफरेंट होते हैं बेसिक एम्पलीफायर सर्किट से। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अंदर कोई इंटरनल कपलिंग कैपेसिटर्स नहीं लगे होते, इसलिए इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस जो है उसको 0 हर्ट्ज तक जो है वो अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है नामा इसका पैरामीटर, वो है नॉइज स्पेसिफिकेशन। नॉइज स्पेसिफिकेशन तो नॉइज जो है यानी कि डिस्टॉर्शन, जो सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आती है। नॉइज हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो नॉइज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है इन न्यू सर्किट डिज़ाइंस, नए जो सर्किट डिज़ाइंस हैं, इन न्यू सर्किट डिज़ाइन यानी कि जो न्यूली सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं उन सर्किट्स के अंदर ऑब्वियसली जो नॉइज़ है वो आता है। Because of the requirement to run a lower voltage, because of the requirement of lower voltage, जो रिक्वायरमेंट है लोअर वोल्टेज की, meant to run at the lower voltage। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है कि इनको लोअर वोल्टेज के ऊपर रन किया जाए एंड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, एंड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। as compared to the past, as compared to the past। पास्ट में तो जो सर्किट डिज़ाइन किए जाते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती थी, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब जो नए सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं इनमें ये कोशिश की जाती है कि जो नॉइज़ हैं उनको रिड्यूस किया जाए, नॉइज़ जो हैं उनको उसको कम किया जाए। तो as little as 2 or 3 microvolts, 2 or 3 microvolts दो या 3 माइक्रोवोल्ट्स जो हैं कैन क्रिएट एरर्स, कैन क्रिएट एरर्स। तो 2 से 3 माइक्रोवोल्ट का सिग्नल जो है या डिस्टॉर्शन जो है वो एरर क्रिएट कर सकती है इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, इन एनालॉग टू डिजिटल
कन्वर्जन्स। यानी कि जब आप एनालॉग से डिजिटल की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो इस कन्वर्जन के अंदर जो है 2 से 3 माइक्रोवोल्ट्स का या एरर जो है सिग्नल के अंदर वो आ सकता है। तो मैनी सेंसर्स प्रोड्यूस ओनली टाइनी वोल्टेजेस। तो मैनी सेंसर्स प्रोड्यूस ओनली टाइनी वोल्टेजेस वो टाइनी से वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं दैट कैन बी मास्क्ड बाय नाइज, जिनको क्या हम नाइज कह सकते हैं इन टाइनी वोल्टेजेस को। तो इसके रिजल्ट में एज ए रिजल्ट इसके रिजल्ट के अंदर ये जो टाइनी नाइज पैदा हो जाता है, अनवांटेड नाइज जो अनवांटेड नाइज है फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कंपोनेंट्स, फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कंपोनेंट्स, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कंपोनेंट्स की वजह से आता है, कैन डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट्स। कैन degrade the performance of the circuits। तो वो सर्किट की परफॉर्मेंस जो है उसको डिग्रेड करता है। सारी बात है, जब नाइज आएगा तो फिर उस नाइज के अंदर जो है बहुत सारे सेंसर्स जो लगे होते हैं, जो सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इनकी वजह से नाइज आ जाता है। और ये नाइज जो की वजह से सर्किट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, वो नाइज जो है वो सर्किट की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। तो नाइज जो है इसको हम अगर इसको डिफाइन करें, तो नाइज इज डिफाइंड एज, तो नाइज को अगर हम डिफाइन करें एज अनवांटेड सिग्नल दैट इफेक्ट्स एन अनवांटेड सिग्नल दैट अफेक्ट्स, एक अनवांटेड सिग्नल है जो अफेक्ट करता है द क्वालिटी ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल। जो डिजायर्ड सिग्नल है उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है। ज़ाहिर बात है वो डिजायर्ड सिग्नल जो है वो अच्छी क्वालिटी का फिर आपके पास नहीं आता, उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाती है, सिग्नल फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। तो ये सिग्नल की क्वालिटी को इफेक्ट करता है। वाइल इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, while the interference from the external source, लेकिन जो इंटरफेरेंस है एक्सटर्नल सोर्स से, सच एज ए नियर बाय पावर लाइन,
such as a nearby power line, यानी कि नज़दीकी पावर लाइन हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी हमारा ये टीवी जब चल रहा है तो इसका सिग्नल नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं जी सिग्नल नहीं आ रहा टीवी का, तो भाई ये साथ में बहुत सारी केबल्स बिछी हुई हैं, तो वो केबल्स जो हैं उनके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं वो सिग्नल को डिस्टार्ट कर रही हैं, तो डिस्टार्शन आ रही है ना, फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए आपके टीवी का सिग्नल जो है वो उन पावर लाइंस की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्वालिफाइज एज ए नॉइस। इसको भी हम नॉइस कहते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो फॉर दी पर्पस, अब जो हमारा पर्पस है ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशंस, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशंस हैं और इंटरफेरेंस है, इज नॉट इंक्लूडेड। इसको अभी हमने इंक्लूड नहीं किया, अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ओनली द नॉइज जनरेटेड विद इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कंसिडर्ड, ओनली द नॉइज generated within the operational amplifier within the operational amplifier। तो अब जो नॉइज सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इज कंसिडर्ड इन द नॉइज स्पेसिफिकेशन, इज कंसिडर्ड in the noise specification। तो इसको हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं नॉइज स्पेसिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, तो बेसिकली वो क्या रहा है कि ऑब्वियसली जो नॉइज है ये इफेक्ट करता है क्वालिटी है जो है सिग्नल की उसको, तो लेकिन जब कोई इंटरफेरेंस हो किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, जैसे कोई नियर बाय पावर लाइन है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये नॉइज ही है। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन के लिए जो इंटरफेरेंस है, जो यानी कि एक्सटर्नल सोर्स है जो इंटरफेरेंस हो रही होती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है वो जो नॉइज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो उसके अपने कंपोनेंट्स और एम्पलीफायर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, हम सिर्फ उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको ऐड किया जाता है किसी सर्किट में, तो एडिशनल नॉइज कंट्रीब्यूशन जो है वो एडेड हो जाती हैं फ्रॉम द अदर सर्किट एलिमेंट्स, दूसरे सर्किट एलिमेंट्स की वजह से। तो व्हेन the operational amplifier is added to the circuit, तो जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सर्किट में ऐड करते हैं, additional noise contributions are added, additional noise contributions are added। एडिशनल नॉइज कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो ऐड हो जाती हैं फ्रॉम अदर सर्किट एलिमेंट्स, फ्रॉम अदर
सर्किट एलिमेंट्स, जो दूसरे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उस सर्किट के अंदर जिसमें आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऐड किया है, सच एज फीडबैक रजिस्टर्स और एनी सेंसर्स, सच एज फीडबैक रजिस्टर्स or any other sensor। ये कहते हैं कोई सेंसर या फीडबैक सर्किट्स। ठीक है जी, जैसे कि फीडबैक रजिस्टर्स या कोई और सेंसर्स जो हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किसी सर्किट के अंदर ऐड करते हैं तो उस सर्किट के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे फीडबैक रजिस्टर्स होती हैं या फीडबैक सेंसर्स होते हैं। तो इन फीडबैक सेंसर या रजिस्टर्स की वजह से भी जो नॉइज़ है वो आता है सर्किट के अंदर, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस में। तो अब अगर तमाम रेजिस्टेंसेस जो हैं वो थर्मल नॉइज़ क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल आर रजिस्टर्स, यानी कि जितने भी रजिस्टर्स जो हैं वो सर्किट के अंदर जो लगे हुए हैं, ठीक है, जितने रेजिस्टेंसेस सर्किट के अंदर लगे हुए हैं वो रजिस्टर्स जो हैं जनरेट थर्मल नॉइज़। तो वो अगर थर्मल नॉइज़ जो है उसको प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो वो थर्मल नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे जो रजिस्टर है। तो अब जो सर्किट डिज़ाइनर होते हैं मस्ट कंसिडर ऑल सोर्सेज विद इन द सर्किट। तो जो सर्किट डिज़ाइनर है फिर उनको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। द सर्किट डिज़ाइनर मस्ट कंसिडर ऑल सोर्सेस। तो सर्किट डिज़ाइनर को ये सारे मसले मसाइल जो हैं, ये सोर्सेज जो हैं, ये जो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको उसे कंसिडर करना पड़ता है। वो इनको निगलेक्ट जो है वो नहीं कर सकता विद इन द सर्किट, सर्किट के अंदर, विद इन द सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर जितने नॉइज प्रोड्यूस हैं। बट द कंसर्न हेयर इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशन फॉर नॉइज, बट द कंसर्न हेयर इज operational amplifier specifications for noise।
लेकिन असल चीज़ का मसला ये है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नॉइज जो है प्रोड्यूस हो रहा है, विच ओनली कंसिडर्स द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको कंसिडर करें। भाई कौन सी चीज़ें हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो हमने डिस्कस की हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन जिसकी वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, हमने उसका कोई हल जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर जो है वो दो किस्म के नॉइज होते हैं। There are two basic forms of noise. There are two basic forms of noise. तो यहाँ पर दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं नॉइज की। एट लो फ्रिक्वेंसीज, एट लो फ्रिक्वेंसीज, अगर फ्रिक्वेंसीज कम हो तो नॉइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। तो नॉइज जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर नॉइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो नॉइज कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो नॉइज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वन ओवर एफ नॉइज और पी और पिंक नॉइज, और पिंक नॉइज, या इसको पिंक नॉइज का नाम दे। अबव क्रिटिकल नॉइज फ्रीक्वेंसी, अबव क्रिटिकल नॉइज फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप जो क्रिटिकल नॉइज फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर चले जाएं, द नॉइज बिकम फ्लैट, द नॉइज बिकम्स फ्लैट। तो नॉइज जो है वो फ्लैट हो जाएगा एंड इज spread out equally across the frequency spectrum, and spread out equally across the frequency spectrum. तो अबव क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी तो नॉइज फ्लैट हो जाएगा और सारे जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसमें इक्वली जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द वाइट नॉइज। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द वाइट नॉइज। ठीक है जी। तो लो फ्रिक्वेंसीज जहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉइज, उसको पिंक नॉइज कहते हैं। और अगर नॉइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो फिर इसको हम वाइट नॉइज का नाम देते हैं। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉइज, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन of noise
इज मेजर्ड, तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है नॉइज़ की उसको हम मेजर करते हैं इन वाट्स पर हर्ट्ज, इन वाट्स पर हर्ट्ज। यानी कि वाट पर हर्ट्ज, W पर हर्ट्ज। तो इसको वाट पर हर्ट्ज के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है जी। तो पावर जो है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो पावर जो है पावर इज proportional to the square of the voltage। तो पावर जो है ये प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। सो नॉइज वोल्टेज डेंसिटी so the noise voltage density, तो फिर जो नॉइज वोल्टेज डेंसिटी है इज फाउंड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट, is found by taking the square root, क्योंकि नॉइज जो है वोल्टेज है इसको फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है ऑफ नॉइज पावर डेंसिटी ऑफ द नॉइज पावर डेंसिटी। नॉइज पावर डेंसिटी जो है उसका स्क्वायर रूट में है, रिजल्टिंग इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर स्क्वायर, resulting in the units of volts per square root hertz, volts per square root hertz। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं वोल्ट पर हर्ट्ज का स्क्वायर रूट। तो जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, नॉइज लेवल इज नॉर्मली शोन, नॉइज लेवल इज नॉर्मली शोन। तो इस केस में पावर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके केस में जो नॉर्मली जो नॉइज लेवल है उसको हम शो करते हैं विद यूनिट्स ऑफ नैनो वोल्ट, with units of nanovolt per hertz under root।
और इसको हम स्पेसिफाइड करते हैं रिलेटिव टू द इनपुट एंड इज स्पेसिफाइड relative टू द इनपुट, और उसको इनपुट के मुताबिक स्पेसिफाई किया जाता है एट ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, एट ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी above the noise critical frequency. ठीक है जी, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर हो ये रहा है कि बेसिकली यहाँ पर जो है जो नाइज है इसकी दो फॉर्म्स हैं। लो फ्रिक्वेंसी पे नाइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, और इस नाइज को हम पिंक नाइज का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर चले जाएं क्रिटिकल नाइज फ्रिक्वेंसी के, तो नाइज जो है वो फ्लैट हो जाता है और स्प्रेड आउट हो जाता है इक्वली क्रॉस द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यानी कि हर तरफ उसका स्प्रेड जो है वो एक जैसा होता है। वहाँ पर ये नहीं होता कि वो कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, तो इसको हम कहते हैं वाइट नाइज। अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है नाइज की, ठीक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नाइज की है उसको हम मेजर करते हैं वाट्स पर हर्ट्ज के अंदर, और पावर जो है ये प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज के। लिहाजा जो नाइज वोल्टेज डेंसिटी है इसको हम फाइंड करते हैं बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नाइज पावर डेंसिटी, यानी कि नाइज पावर डेंसिटी का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो है वो निकलती है नाइज वोल्टेज डेंसिटी, और इसको हम वोल्ट पर हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। तो जो अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं इनके अंदर जो नाइज लेवल है इसको नॉर्मली शो किया जाता है, जो यूनिट होते हैं नैनो वोल्ट पर हर्ट्ज से, और ये स्पेसिफाइड होता है रिलेटिव टू द इनपुट एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, और ये स्पेसिफिक यानी कि ये स्पेसिफाई किया जाता है किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो कि अबव होती है नाइज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, जो नाइज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से अबव होती है। तो आप जब एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक ग्राफ जो है इसको यहाँ पर ड्रा करके देखें, जो नाइज हो एज ए फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर ए टिपिकल एम्पलीफायर, ठीक है, तो एक ग्राफ जो है उसको हम ड्रा करके देखते हैं, जिससे हमें मज़ीद इसका पता चलेगा कि कौन सा रीजन पिंक है और कौन सा रीजन जो है वो वाइट है। तो फॉर एग्जांपल तो मिसाल के तौर पे अ नाइज लेवल ग्राफ फॉर ए लो नाइज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अ नाइज लेवल ग्राफ एक नाइज लेवल ग्राफ जो है फॉर लो फ्रिक्वेंसी फॉर ए लो नाइज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फॉर ए लो नाइज operational amplifier is shown in figure 1। उसको फिगर 1 में शो किया गया है। तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर,
जो स्पेसिफिकेशंस हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विल इंडिकेट वो ये शो कर रही हैं दैट द इनपुट वोल्टेज नाइज डेंसिटी दैट द इनपुट वोल्टेज नाइज डेंसिटी, तो जो इनपुट वोल्टेज नाइज डेंसिटी है एट 1 किलो हर्ट्ज एट 1 किलो हर्ट्ज 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर इज 1.1 नैनो वोल्ट पर हर्ट्ज अंडर रूट है। ठीक है, तो जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं एट द लो फ्रीक्वेंसीज, तो अब जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं द नॉइज लेवल इज हायर, तो जो नॉइज लेवल है वो हायर है, देन दिस इज ड्यू टू द then this is due to the 1/f noise contribution as you can see in graph, जिसको कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो ग्राफ हम ये प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इधर यहाँ पर जो है ये बल्कि इसको मैं मिटा देता हूँ और ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है जी, ये एक लाइन, एक ये लाइन, ये ठीक है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी है और ये हर्ट्ज के अंदर है। इस तरफ जो है ये वोल्टेज नाइज डेंसिटी है जो कि नैनो वोल्ट पर हर्ट्ज अंडर रूट के अंदर है। इधर ये 0.1 है, यहाँ पर 1 है, इधर 10 है, इधर 100 है और इधर 1000 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इधर 10 है और इधर 100 है। तो अब ये जो ग्राफ है ये कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है और इधर तक जा रहा है। शुरू होके ये यहाँ तक ये जा रहा है ग्राफ। तो ये वाला जो है ये 1/f रीजन है।
और ये वाइट नॉइज रीजन है। ठीक है जी, ये फिगर 1 है, नॉइज एज ए फंक्शन, noise as a function of frequency for a typical operational amplifier. ठीक है जी, तो दैट इज द ग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर वाइट रीजन है और किस जगह पर जो है वो 1/f रीजन है। तो जो वोल्टेज नॉइज पर डेंसिटी है ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस में है और फ्रिक्वेंसी जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है। तो आप देखें कि ये जो नॉइज डेंसिटी है ये डिक्रीज़ करती है। ठीक है, यानी कि जूँ जूँ फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो ये नॉइज डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही है। और इसमें फिर आपको 2 रीजन्स मिलते हैं, जिसको एक वाइट नॉइज रीजन कहते हैं जिसको, और एक को आप 1/f रीजन दे कहते हैं। तो ये जो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दिखाया है यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज नॉइज डेंसिटी है 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर। ठीक है, ये जो 1 है 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर जो है ये 1.1 नैनो वोल्ट पर हर्ट्ज़ है। तो लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर नॉइज लेवल इज़ हायर। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ में कि लोअर फ्रिक्वेंसी के ऊपर नॉइज लेवल जो है वो हायर है। देखा ना, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी है तो इधर नॉइज लेवल हायर, लेकिन जो जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है नॉइज लेवल जो है वो कम हो रहा है। ठीक है जी, तो अब मैं ये लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। तो अब इसके बाद जो है मैं ये पैरामीटर्स तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसके सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो है वो शुरू करूँगा जो होगा बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स, जिसमें हम कंपैरेटर्स, बफिंग सर्किट और समिंग एम्पलीफायर जो हैं इनको ज़रा स्टडी करके देखेंगे। तो अब आप लोग जो हैं जिन्होंने ये लेक्चर नोट